कक्षा 7 विज्ञान पढ़ने वाले सभी बच्चों का हम अपनी क्लास में स्वागत करते हैं और आज हम शुरू करते हैं तीसरा पाठ। अभी तक 2 पाठ हम पढ़ चुके हैं कक्षा 7 की विज्ञान की किताब से। पहला पाठ मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और दूसरा पाठ जो है वह हमारा रेशों से वस्त्र तक था। तो रेशे कितने प्रकार के पाए जाते हैं? मुख्य रूप से 2 प्रकार के रेशे, एक जंतु रेशे होते हैं जो कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं, दूसरे पादप रेशे होते हैं जो कि पौधों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्रमुख रेशे हैं रेशम और ऊन। ऊन भेड़ की बालों से प्राप्त होता है और रेशम रेशम के कीट से प्राप्त होता है। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे कौन कौन से होते हैं? रुई, जूट इत्यादि। यह हमें पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हमने पिछले पाठ में पढ़े हैं कौन कौन से जंतु रेशे होते हैं। जंतु रेशे को जांतव रेशे भी कहा जाता है और ऊन या एक जंतु रेशा है जिसे हम भेड़ से प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के बाद उसे संसाधित करते हैं और रंग बिरंगे ऊन में परिवर्तित करते हैं। और रेशम रेशम के कीट से प्राप्त होता है। रेशम कीट पालन विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। यह सारी बातें हमें पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझा जा चुका है। और साथ ही पिछले 2 अध्याय पहले जो अध्याय में पहली इकाई में जो अभ्यास प्रश्न थे उनको बहुविकल्पी, रिक्त स्थान और मिलान, सही गलत ये सारे प्रश्न हल करवाए गए पहले और दूसरे अभ्यास के। तो आज हम तीसरा अभ्यास शुरू करेंगे और हमारे तीसरे अभ्यास का जो नाम है वह है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। हमारे तीसरे अध्याय का नाम क्या है बच्चों? पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। इस पाठ में हमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़नी हैं, इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी यह देख लें। पहली चीज़ हमें पता चलेगी पदार्थ की अवस्थाएं। हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सब कुछ पदार्थ है। वो चाहे कपड़ा हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे लोहा हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कोई अन्य चीज़ हो, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, जो भी चीज़ हमारे चारों ओर पाई जाती है सब कुछ क्या है? पदार्थ है। और यह पदार्थ कितनी अवस्था में पाया जाता है और उनके निर्माण की जो मौलिक इकाई होती है, किन चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं, उसके बारे में इस पाठ में पढ़ना है हमको। पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार की अवस्थाओं में पाया जाता है। एक होता है ठोस। ठोस का मतलब एकदम कठोर, जो दबाने से दबता नहीं है, उसे हम कहते हैं ठोस। दूसरा होता है द्रव, जो कि पानी जैसा पदार्थ जो होता है वह द्रव कहलाता है। तीसरे तरह की अवस्था होती है गैस। धुएं जैसी अवस्था जो है वह गैसीय अवस्था कहलाती है पदार्थ की। तो पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनको पदार्थ को बनाने वाले जो सबसे छोटे कण होते हैं जिनसे मिलकर पदार्थ बना होता है, अर्थात अणु एवं परमाणुओं के बारे में पढ़ेंगे। वह किस तरह मिलकर के उस पदार्थ को बनाते हैं इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और रासायनिक भाषा पढ़ेंगे तत्वों की, कि तत्वों को कैसे हम परिभाषित करते हैं, कैसे संकेत उनके लिखते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। फिर रासायनिक सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक सूत्र लिखने से लाभ क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा जाएगा। और फिर उनके अवयवी तत्वों, किन किन तत्वों से मिलकर रासायनिक पदार्थ बनते हैं और उन किस अनुपात में मिले हुए होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर पढ़ेंगे अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और उदासीन यौगिक कब बनते हैं, इसके बारे में बात की जाएगी। फिर बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण की प्रकृति में उपस्थित एवं उपयोग, कहाँ अम्ल पाया जाता है, किस में क्षार पाया जाता है और हमारे लिए उसका क्या उपयोग है, हम इसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे प्राकृतिक सूचक। सूचकों के बारे में पता चलेगा कि सूचक क्या होते हैं और साथ में फिर बात करेंगे कि प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। फिर बात करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे उदासीनीकरण और उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है। तो सारे बिंदु जो है हमें अपनी इकाई 3 में ही समझने हैं अच्छे से। तो शुरू करते हैं इस पाठ को और पढ़ते हैं हम पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या होता है। बच्चों, आप अपने आसपास अनेक वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, अलमारी, जल, दूध, धुआं
आदि। मेज कुर्सी लकड़ी से तथा अलमारी लोहे से बना हुआ होता है। लकड़ी, लोहा आदि यह सभी क्या हैं? पदार्थ हैं या द्रव्य हैं। इन वस्तुओं की उपस्थिति का हम अनुभव आँख से देखकर कर सकते हैं, हाथ से छूकर कर सकते हैं। जल तथा दूध भी तरल अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन इनका भी अनुभव हम अब आँखों से देखकर या छूकर कर सकते हैं, या इन्हें हम किसी गिलास या किसी पात्र में भी रखकर इसका अनुभव आँख से देखकर या हाथ से छूकर कर सकते हैं। हम अपने आसपास वायु को तो ना तो देख पाते हैं और ना ही छू पाते हैं। जो वायु चलती है, पत्ते हिलते हैं तो हमें दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन यह लगता है कि कुछ चल रहा है जिससे पत्ती हिल रही है। तो अनुभव हम वायु का भी करते हैं। तो हमारे चारों ओर पाए जाने वाली जो वस्तुएं हैं जिनका हम अनुभव करते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, छूकर, देखकर, दिमाग से सोचकर, किसी भी तरीके से जिस प्रकार हम किसी न किसी प्रकार से अनुभव कर लेते हैं, उन वस्तुओं को हम पदार्थ कहते हैं। अगर हम ध्यानपूर्वक विचार करें तो यह लगता है कि लोहा, जल, वायु यह सभी वस्तुएं जिस जगह पर रखी जाती हैं कुछ न कुछ जगह घेर लेती हैं। तो पदार्थ का यह भी गुण होता है कि वह जगह घेरता है जहाँ भी रखा जाता है। और अगर हम इन वस्तुओं को उठाते हैं तो हमें कुछ भारीपन भी महसूस होता है, मतलब इनमें कुछ भार भी होता है प्रत्येक वस्तु में। तो पदार्थ जो है वह स्थान घेरता है और उसमें क्या होता है? वजन या भार होता है। तो पदार्थ वह है, तो हम पदार्थ की परिभाषा बना लेते हैं इसी से कि पदार्थ या द्रव्य वह है जो कि स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है, और साथ ही साथ यह भी जोड़ दिया जाए कि जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो क्या परिभाषा बनी बच्चों? पदार्थ वह है जो कि जगह घेरता है, जिसमें भार होता है, और उसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ। ठीक है। पदार्थ जो जितने भी पदार्थ होते हैं कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, जिन्हें हम पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई मानते हैं। पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, यह कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी नंगी आँखों से देख भी नहीं सकते हैं बिना किसी उपकरण का उपयोग किए। इन हम कणों को कहते हैं परमाणु तथा अणु। तो दो तरह के कणों का नाम हम ले रहे हैं, एक है परमाणु, दूसरा है अणु। अब परमाणु क्या है और अणु क्या है, यह अलग अलग जान लिया जाए। परमाणु पदार्थ की संरचना का सूक्ष्मतम कण है। पहले इस शब्द को क्लियर कर लें कि संरचना का सूक्ष्मतम कण है, मतलब यह है कि किसी पदार्थ को बनाने वाला वह सबसे छोटा कण। किसी पदार्थ को छोटे करते जाएं, छोटे करते जाएं, छोटे करते जाएं, इतना छोटा कर ले जाएं कि उससे अधिक छोटा हम उसको ना कर सकें किसी भी विधि से, तो वह कण जो हमें प्राप्त होगा सबसे छोटा कण कहलाएगा। तो परमाणु जो है वह पदार्थ की संरचना का सूक्ष्मतम कण है, जो कि स्वतंत्र रूप से हमें नहीं दिखाई देता है, नहीं रह सकता है। सामान्यतः दो या दो से अधिक परमाणु हमेशा आपस में संयोग करके परमाणुओं का समूह बनाते हैं, और इन समूहों को हम अणु कहते हैं। तो परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है, लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, वह हमेशा दो या दो से अधिक के समूह में रहता है, और इस समूह को हम अणु कहते हैं। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है वह अणु कहलाता है, और उसमें पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। जैसे चीनी का अणु जो होगा उसमें चीनी के सभी गुण पाए जाएंगे, नमक का जो अणु होगा उसमें नमक के सारे गुण पाए जाएंगे। तो पदार्थ के जो अणु होते हैं जिनसे मिलकर पदार्थ बना हुआ होता है, उसमें उस पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं, और वह अणु जो है उसकी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह पाती है। और अणु से छोटी इकाई परमाणु होती है,
जिनसे मिलकर अणु बना होता है, लेकिन परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है और हमेशा परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। तो यह होते हैं परमाणु तथा अणु। हम आगे बात करते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं तो यहाँ यह ज्ञात करना आवश्यक है कि प्रत्येक तत्व का जो अणु होता है वह उस आपस में जुड़ करके उस तत्व का निर्माण करता है, लेकिन किसी एक अणु को हम तत्व नहीं कह सकते हैं। अतः तत्व के स्थान पे हम अणु का प्रयोग करते हैं, किंतु अणु के स्थान पर हम तत्व का प्रयोग नहीं करते हैं। तो संरचना के आधार पे हम अणु किसी पदार्थ की संरचना का अत्यंत सूक्ष्म कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। तो यह दो शब्दों का अंतर है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो ध्यान यही देना है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण अगर आपको उसके साथ स्वतंत्र अवस्था जुड़ी हुई मिलती है तो वह कण क्या होगा? अणु होगा। स्वतंत्र अवस्था में कौन रहता है? अणु। और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। पदार्थ जो भी पदार्थ हमारे चारों तरफ के वातावरण में दिखाई देते हैं वह अलग अलग प्रकार के होते हैं और प्रत्येक पदार्थ को हम अपनी आँखों से पहचान सकते हैं। सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। वह अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव एवं गैस। तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में बदला भी जा सकता है। ठोस को द्रव में बदला जा सकता है और द्रव को गैस में बदला जा सकता है। फिर गैस को द्रव में कर सकते हैं, फिर द्रव को वापस ठोस में हम बदल सकते हैं। तो पदार्थ विभिन्न अवस्थाओं में क्यों पाए जाते हैं, आइए इसके बारे में बात करें। पदार्थ विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का मुख्य कारण पदार्थ में कणों की जो व्यवस्था होती है उसी आधार पर पदार्थ के जो कणों के जुड़ने की व्यवस्था होती है कि वह ज़्यादा मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हैं कि ढीले ढाले जुड़े हैं कि एकदम स्वतंत्र रूप से जुड़े हैं। ठीक, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि किसी जगह पे किसी पॉलीथीन में आप खूब कसकर बालू भर दें तो वह ठोस अवस्था में हो जाएगी, बालू वह दबाने से दबेगी नहीं। और अगर हम उसमें कोई ऐसा ढीला ढाला पदार्थ भरेंगे तो वह दबाने पर चारों तरफ से दबेगी, तो वह उसमें कहने का मतलब उसके कण उतना मजबूती से आपस में नहीं बंधे हुए हैं। तो किसी पदार्थ की अवस्था उसके कणों के आपस में किस प्रकार जुड़े हैं इस पर निर्भर करती है। विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का मुख्य जो कारण होता है वह पदार्थ में कणों की या जिसे हम अणु कहते हैं उसकी व्यवस्था पर निर्भर करता है। कैसे? जो ठोस अवस्था होती है पदार्थ की वह हमेशा उसमें कण बहुत ही पास पास होते हैं तथा उनके बीच जो दो अणु होते हैं उनके बीच स्थान बहुत कम पाया जाता है। दो अणुओं के बीच जगह बहुत कम पाई जाती है, बहुत ज़्यादा जो है कम जगह में ही बहुत अधिक मात्रा में एक दूसरे के बहुत पास पास सटे हुए रहते हैं। तो वह जो दो अणुओं के बीच स्थान होता है उसे हम अंतरा अणु का स्थान कहते हैं। तो अब से अंतरा अणु का स्थान ही हम कहेंगे उसे दो कणों के बीच। तो ठोस में जो अंतरा अणु का स्थान होता है वह अत्यंत ही कम होता है। आप चित्र के माध्यम से भी यहाँ देख सकते हैं कि इनके बीच अंतरा अणु का स्थान बहुत कम पाया जाता है, जिससे यह ठोस अवस्था में बने रहते हैं, दबाने से दबते नहीं हैं और इनका आकार भी नहीं बदलता है कि दबा दीजिए और आकार बदल जाए। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि इनके कण बहुत मजबूती से एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। तो ठोस के कण आपस में कैसे होते हैं? बहुत मजबूती के साथ एक दूसरे से बंधे रहते हैं और बहुत ही पास पास होते हैं। दूसरी अवस्था होती है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में क्या होता है बच्चों?
पदार्थ की द्रव अवस्था में जो कण होते हैं वह ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर पाए जाते हैं, मतलब उनके बीच जो अंतरा अणु का स्थान होता है वह थोड़ा ज़्यादा होता है ठोस की अपेक्षा। तो दो अणुओं के बीच का जो स्थान है वह ठोस की अपेक्षा अधिक होने के कारण इनके जो अणु होते हैं वह इधर उधर थोड़ा हिल डुल लेते हैं, घूम टहल लेते हैं। तो यह जो अवस्था होती है ढीले ढाले रूप से अणुओं के बंधे होने के कारण वह अवस्था द्रव अवस्था कहलाती है। इनके बीच ठोस के अपेक्षा जो अंतरा अणु का स्थान होता है वह अधिक होता है। हम देख सकते हैं ठोस की तुलना में इनमें अंतरा अणु का स्थान अधिक पाया जाता है। तीसरी अवस्था होती है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में क्या होता है, पदार्थ की गैस अवस्था में जो कण होते हैं या अणु होते हैं वह बड़ी दूर दूर होते हैं, उनके बीच अंतरा अणु का स्थान बहुत अधिक होता है, इसलिए वह आसानी से फैले रहते हैं। तो पदार्थ की आणविक संरचना के आधार पर उसकी अवस्थाएं निर्धारित होती हैं। हम देख रहे हैं कि ठोस अवस्था में जो कण हैं वह बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं। द्रव अवस्था में जो कण हैं या अणु हैं वह थोड़ा ढीले ढाले बंधे हुए हैं, उनके बीच जगह ज़्यादा पाई जाती है। और जो गैसीय पदार्थ में अणु होते हैं उनके बीच बहुत ज़्यादा जगह पाई जाती है, इसलिए वह बहुत आसानी से एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं और स्वतंत्रता से गति कर सकते हैं। तो यह तीनों अवस्थाएं पदार्थ की होती हैं कणों के आधार पर। पदार्थ की जो आणविक संरचना होती है वह कैसी होती है यह हम देख लें। पदार्थ के कणों की व्यवस्था में उपरोक्त अंतर उनके अणुओं के बीच लगने वाले बल के कारण होती है। जो दो अणु पाए जाते हैं उनकी जो बीच लगने वाला बल है उसमें अंतर के कारण ही पदार्थों की यह अवस्थाएं हमें दिखाई देती हैं। दो अणु जो होते हैं किसी भी पदार्थ के, उनके बीच जो बल लगता है उस बल को हम अंतरा अणुक बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतरा अणुक बल कहा जाता है। दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को, यह एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। आकर्षण मतलब खींचते हैं एक दूसरे को, जो कि अणुओं को आपस में बांधे रखता है। ठोस अवस्था में यह जो बल होता है दो अणुओं के बीच यह बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से खींचते हैं एक दूसरे को। और वहीं जो ठोस के अणुओं के आपस में बंधे रहने का कारण भी ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। तो आणविक संरचना के आधार पर हम यह जानते हैं कि उनके बीच अंतरा अणु का स्थान कम होता है ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच, और वह एक दूसरे को बहुत तेज़ी से खींचे रहते हैं। अंतरा अणुक बल बहुत ज़्यादा होता है और बहुत मजबूती से बंधे होने के कारण ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन भी निश्चित होता है। दूसरे तरह के पदार्थ होते हैं द्रव पदार्थ। इनके अणुओं के बीच की दूरी ठोस पदार्थों के तुलना में अधिक होती है, और इनके अणुओं के बीच जो परस्पर दूरी होती है वो अर्थात मतलब अंतरा आणविक स्थान जो है वह अधिक होता है। और जब स्थान अधिक होता है, जब दूर दूर होते हैं तो एक दूसरे को कम ताकत से खींचते हैं और आसानी से इधर उधर हिलडुल सकते हैं। तो इनके अणुओं में अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जिसके कारण द्रव के अणु अपनी सीमा में रहते हुए स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर गति कर सकते हैं, जिससे इधर उधर गति करने के कारण इनकी आकृति भी निश्चित नहीं रहती है, लेकिन आयतन सदैव निश्चित रहता है। तीसरी अवस्था होती है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में अणुओं की संरचना कैसी होती है? गैसीय अवस्था में गैस के जो अणु होते हैं उनके बीच की दूरी ठोस एवं द्रव की तुलना में बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक होने का कारण यह है कि इनके बीच आकर्षण बल भी बहुत कम होता है या नगण्य होता है। गैस की आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। यह जिस बर्तन में गैस रखी जाती है उसी का आकार ग्रहण कर लेती है और उसी का आयतन भी ग्रहण कर लेती है। तो ठोस द्रव के अणु किस तरह लगे हुए होते हैं यह हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पे कैसे ठोस के अणु बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं, द्रव के अणु कुछ ढीले ढाले बंधे हुए पानी है और भाप है या गैसीय अवस्था में है, तो इसमें अणु और दूर दूर पाए जाते हैं। तो ठोस में अणु बहुत नज़दीक नज़दीक, द्रव में ठोस की अपेक्षा ज़्यादा दूर दूर पाए जाते हैं और गैसीय अवस्था में अणु बहुत ज़्यादा दूर पाए जाते हैं, उनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है।
तो यह था आज का पाठ। इस पाठ से संबंधित होमवर्क हम आपको देंगे और जिसे आपको करना है, और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप होमवर्क भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो आपके लिए कैसा रहा यह पाठ, यह हमको ज़रूर बताएं। बाकी घर पर रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।